लेकिन जो उसके बाद पेमेंट देने के बाद जो कंपनी बदली है, जो डीलर बदला है, वो आज तक नहीं सही हुआ। और लिटरली मैं उस दिन गाड़ी जब लेके आया हूँ शोरूम से, इतनी गंदी कंडीशन में गाड़ी लेके आया हूँ मैं। उसको वॉश करी, कुछ नहीं, पानी डाल दिया, छोड़ दिया बस। ये गाड़ी एडेप्टिव व्हीकल है, इसका इंश्योरेंस नॉर्मल में कर दिया। मुझे बोला एक्सटर्नल वारंटी आपको देंगे हम फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 साल की एक्सटर्नल वारंटी देंगे, आज तक नहीं मिली है। मिनट, आपको फीडबैक देने के लिए फोर्स किया गया? हाँ, फीडबैक भी ब्लैंक। गाड़ी लेने के पहले डीलर ने इसमें मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपने ही एम्प्लॉय का डाल दिया और ये उसका पैटर्न बना हुआ है, ये वो हर गाड़ी में करता है। 19 तारीख को डीलर मेरे कंफर्मेशन के बिना, मेरी गाड़ी में जेट कनेक्ट चालू हुए बिना उनको मेल कर देते हैं उनके सीसीएम कि साहब कस्टमर की कंप्लेंट सॉल्व हो गई है, ये सॉल्व हो गई, आप इसको क्लोज कर दो टिकट को। फिर उस दिन मुझे ये बोलना पड़ा कि लिटरली कि आप गाड़ी रख लीजिए, मुझे आपकी गाड़ी नहीं चाहिए, मैं बस में चल जाता हूँ, कोई बात नहीं, आपका जब वारंटी पूरी हो जाए तो मुझे दे देना आपको वारंटी। जब उन्होंने बोला ठीक है आप सेटिस्फेक्शन लेटर आज मत साइन कीजिए, 3 दिन बाद 4 दिन बाद कर देना। मैं ये पूछ रहा हूँ सर, टाटा क्या ऑडिट नहीं करती डीलर का? ऑडिट करनी चाहिए कंपनी को। ये कंप्लेंट अगर जा रही है तो बिल्कुल तो टाटा कंपनी को एक कॉल करना चाहिए वापस, सर आपकी गाड़ी में प्रॉब्लम थी, क्या हुआ, क्या रिजॉल्व हुए कि नहीं हुए? कोई कॉल नहीं आ रहा? नहीं, मेरे को कोई कॉल। डीलर को बिल्कुल निश्चित है कि मुझे मेरे पे कोई कार्रवाई नहीं होगी, मैं कुछ भी कर लूँ, मेरा कुछ नहीं होगा। अगर एक जगह अपने दो सर्विस सेंटर हो गए, 3 सर्विस सेंटर हो गए, अपने आप कंपटीशन में अपनी सर्विस इंप्रूव करेंगे। अभी उनका क्या है, एक राज है कि हम अकेले हैं, कोई हमारा सुनने वाला नहीं, कोई करने वाला नहीं है। कंपनी कहाँ जाओगे? हमारे साथ आज एक बार फिर से है इलेक्ट्रिक कार जिसका हम ओनरशिप रिव्यू करने वाले हैं। मेरे साथ है ऋषभ, और ऋषभ आज लेके आए हैं टाटा पंच ईवी एडवेंचर SLR मतलब सनरूफ वाली गाड़ी है, लॉन्ग रेंज वेरिएंट है। मैंने चला चुका हूँ उसको, 9000 किलोमीटर हो चुके हैं पूरे। 2 महीने में 9000 किलोमीटर चला चुके हैं? 2 महीने 5 दिन हुए, 10 अप्रैल को मैंने ली थी। 2 महीने में 9000 किलोमीटर चल चुकी है। तो सबसे पहले तो यही बताओ कि आपकी रनिंग मतलब इतनी ज्यादा कैसे है? आपका मतलब मेरा बिजनेस ट्रिप रहता है। अच्छा, एक्चुअली मेरे पास, मैं पहले भी दो गाड़ियाँ मेरी ओन करता हूँ, वो भी फुल रनिंग होती है हमारी। और ईवी लेने का पर्पस भी यही था कि मेरी रनिंग बहुत ज़्यादा है। अब 2 महीने में 9000 किलोमीटर है तो सर्विस वगैरह भी हो गई होगी? सर्विस 2 हो गई इसकी, 2 सर्विस हो चुकी है। क्या कॉस्टिंग आई है सबसे पहले तो यही बता दीजिए। पहली कॉस्टिंग में तो कुछ 100 रुपये लिए। अच्छा, कुछ नहीं, एक वाइफर का वॉशर दिया। हाँ। और सेकंड सर्विस के अंदर वो भी उन्होंने मतलब इसलिए लिया होगा कि यार खाली क्यों जाने, तो 100 रुपये तो देके जाओ। 100 रुपये देके जाओ, ठीक है। और सेकंड सर्विस के अंदर 1300 रुपये लिए, जिसके अंदर एक पूरा 1 लीटर भी नहीं, गेयर ऑयल इन्होंने चेंज किया। उसका 1300 रुपये लिया। ठीक है, बस ये 2 चार्ज में से लिया। अच्छा, और ये ऑन रोड कितने की पड़ी थी एडवेंचर? ये एडवेंचर सर मेरे को डिस्काउंट करके ये पड़ी थी मेरे को 14.5 के आसपास। 14.5 डिस्काउंट करके? तो कुछ सब्सिडी वगैरह भी आनी है अभी? नहीं, सब्सिडी कुछ नहीं है हमारे राजस्थान के अंदर। अच्छा, सब्सिडी कुछ भी नहीं है। डिस्काउंट किस चीज़ का डिस्काउंट था? मैंने डीलर से डिस्काउंट लिया था। अच्छा, डीलर से डिस्काउंट। हाँ, डीलर से। तो 14.5 की ये पड़ती है, तो इसके ऊपर जो एम्पावर्ड आती है वो कितनी पड़ती है? 15.5 वो 15.5 के आसपास पड़ती है। मतलब एक शोरूम पे 20,000 का डिस्काउंट दिया। कुछ इंश्योरेंस मैंने मार्केट से कम्पीट करके इंश्योरेंस में कुछ डिस्काउंट ले लिया उनसे, और कुछ एसेसरी मेरे को उन्होंने वो दी है। एक मेरी वारंटी, इन्होंने एक्सटर्नल वारंटी मुझे बोला दी हमने, लेकिन वो अभी तक मिली नहीं है मुझे, तो कंपनी ने बोला दे देंगे हम। अच्छा, एक चीज़ बताओ ऋषभ, जब पेट्रोल डीजल जो अभी तक आप चलाते आए हैं गाड़ियों की, ये भी समझ में आती है कि लॉन्ग डिस्टेंस आपका ज़्यादा रनिंग रहती है, तो इसकी वजह से आपने ईवी ले ली, बट पंच ईवी क्यों? नेक्सॉन ईवी भी आती है, MG ZS भी आती है। मैंने पहले उसी पे था, MG पे था। कुछ तो टाटा का ब्रांड कि यार टाटा है, लोकल इंडियन ब्रांड है, इसको पे लेनी चाहिए। दूसरा अभी टाटा ने पूरा ऐड किया कि ये प्योर इलेक्ट्रिक उस पर प्लेटफॉर्म पे बनी हुई है। इंडियन की गाड़ी है जो प्योर, तो इसी को देखा कि यार कम से कम अपने को ड्यूरेबल गाड़ी चाहिए, रोज चलाना, अकेले चलना है। अच्छा। मेरी गाड़ी 90% में अकेले चलता हूँ। अच्छा, साथ में कोई नहीं होता, तो अकेले चलना था। कम से कम अगर ये लिए तो कम से कम लेटेस्ट जो है वो टेक्नोलॉजी लें। नेक्सॉन पे भी जा रहा था मैं, लेकिन नेक्सॉन में कहते हैं कि पुराना प्लेटफॉर्म है, उसी प्लेटफॉर्म पे बना रहे हैं। प्योर ईवी जो प्लेटफॉर्म इन्होंने लॉन्च किया वो देख करके आपने पंच को चूज किया? ठीक है, तो अभी तक का डिसीजन आपका 9000 किलोमीटर का क्या एक्सपीरियंस रहा है? मिला जुला एक्सपीरियंस है। अगर कंपनी को देखा जाए तो कोई दिक्कत नहीं, गाड़ी देखा जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो डीलर और जो सर्विस एक्सपीरियंस है वो बिल्कुल सही नहीं है। अच्छा, चलिए सर्विस पे आते हैं। अभी हम पहले गाड़ी की एक पूरी बात कर लेते हैं। रेंज की अगर हम बात करें या ओवरऑल वैसे कंफर्ट की बात करें, ड्राइव की बात करें, जैसे अब आपका इंटरस्टेट ट्रैवल रहता है, आज भी ऋषभ जी जो है हमारे पास यूपी से दिल्ली और दिल्ली से अब वापस इन्होंने राजस्थान जाना है, तो 3 स्टेट्स एक दिन में कवर करते हैं। तो इतनी जो रनिंग आपकी रहती है, तो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के भी कुछ इनपुट्स आपके रहे होंगे? बहुत हैं, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अभी अपडेट होना बहुत बाकी है, बहुत। कार का जो कंफर्ट की बात कर लेते हैं पहले, सबसे पहले कंफर्ट किस तरीके का और रेंज कैसी मिल रही है आपको? कंफर्ट गाड़ी का बहुत बढ़िया, कंफर्ट में कोई डाउट नहीं है। अगर आगे वाले 2 जने बैठते हैं तो कंफर्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। गाड़ी चलने में बहुत स्मूथ है, पावर गाड़ी में पूरी है, उसमें कोई कमी नहीं है। ठीक है। रेंज की है तो रेंज में ये जब मैंने फर्स्ट सर्विस कराई थी उसके पहले मुझे ये 320-330 के आसपास आराम से दे रही थी। 320-330? हाँ, आराम से दिया। मैंने इसको 80-90 क्रूज कराया। मैं इस गाड़ी को 40+ क्रूज पे चलाता हूँ। 40 के बाद 40 ऊपर होते ही क्रूज पे करता हूँ गाड़ी को, और क्रूज पे चलाता हूँ गाड़ी को। हाईवे पे भी? पूरी हाईवे पे मेरी गाड़ी मोस्ट ऑफली हाईवे चलती है। हाँ। बस थोड़ा सा चलाने में ये है कि आप जब चलाएं गाड़ी को, ईवी को, तो पेट्रोल डीजल गाड़ी से भी एक्सीलेटर आपका बहुत हल्का होना चाहिए, तो ये माइलेज देगी। बाकी अगर आपका एक्सीलेटर थोड़ा सा भारी रहा
तो फिर ये माइलेज बिल्कुल नहीं देगी, फिर बैठ जाएगी, बिल्कुल कम हो जाएगी। फिर बिल्कुल इसका कम हो जाएगा। मैं इसको गाड़ी को आप मानेंगे नहीं, मेरे पोलो भी 25 किलोमीटर निकालती है डीजल के अंदर। मैं गाड़ी को जब स्लो डाउन करते हैं उसके बाद गाड़ी उठाते हैं तो बहुत धीरे 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 एक्सलेट करता हूँ। नहीं, मैं ये मान गया कि अब आप सॉफ्ट पेडल चलाते हैं, अब लाइट फुट पेडल चलाते हैं गाड़ी, वो समझ में आता है, लेकिन हाईवे पे 50 चलाना। नहीं, मैं 80 चलाता हूँ, मैं 50 नहीं चलाता गाड़ी। अच्छा, मैं 70 से नीचे चला नहीं सकता। तो मैं वही मैंने आपसे पूछा था। नहीं, 70 से नीचे मैं चला नहीं सकता गाड़ी को। तो भी 320 330 हाँ, दे रही थी मैं आपको फर्स्ट ये। सर्विस के पहले दे रही थी आराम से। उसके बाद क्या हो गया? उसके बाद तो बस पूछे मत बहुत कुछ हो गया। चलिए बताइए, अब डीलरशिप पे आ जाते हैं। चलिए, ये गाड़ी मैंने एक्चुअली बुक कराई थी 29 मार्च को। गाड़ी लेनी थी मुझे 10 अप्रैल को। मैंने 29 मार्च को पेमेंट पूरा कंप्लीट करके गाड़ी कंप्लीट करके उनको छोड़ दिया। 31 मार्च को मैं जाके, उसके पहले ना मैं गाड़ी की ट्रायल ली, ना मैं कभी डीलर के पास गया, ना वो मुझे फेस से जानता ना मैं उसको फेस से जानता। तो पेमेंट आपने ऑनलाइन करी? मैंने ऑनलाइन उससे चेक का फोटो मंगाया, मैंने ऑनलाइन आरटीजीएस से बैंक से पेमेंट करा उसको पूरा, और मैंने क्लियर बोल दिया मैं कि मेरी गाड़ी का मुहूर्त 10 अप्रैल का है। तो आपने टेस्ट ड्राइव भी इसकी नहीं ली थी? नहीं, उस दिन तक नहीं ली थी। अच्छा, उस दिन तक पंच में सीट पे बैठा भी नहीं था। ठीक है। तो वीडियोस वगैरह देखे होंगे? वीडियोस देखे थे मैंने लोगों से, मेरे पड़ोस में एक पंच लेके आया था, उसको भी देखी थी। उसमें अंदर सीट पे नहीं बैठा, चलाना उधर सीट पे भी नहीं बैठा। तो मतलब भरोसा था टाटा की गाड़ी? टाटा की गाड़ी भरोसा था, क्योंकि टाटा है, पहले भी टाटा ने इंडिका चलाई थी, 2000 में इंडिका चलाई, फिर एक में V2 लेके आया तो इन्होंने सस्पेंशन खराब था तो उन्होंने ऑटोमेटिक फ्री ऑफ को अपग्रेड करके दिया था। ये तो टाटा की खासियत है, खासियत है। तो उन्होंने अपग्रेड, तो वो विश्वास था माइंड में, वो था कि यार टाटा में कुछ भी प्रॉब्लम आएगी तो वो अपने आप ठीक करवा के देंगे, कुछ भी करेंगे। तो टाटा ने ये बोला कि 8 साल की गारंटी हम दे रहे हैं, अनलिमिटेड किलोमीटर की गारंटी, मतलब 1,60,000 किलोमीटर हम आपको 8 साल तक गारंटी दे रहे हैं, अनकंडीशनल। कोई बारिश में हो, पानी में जाओ, कुछ भी करो, आपको प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, तो हमको ये विश्वास था कि टाटा की गाड़ी है तो ले लेनी चाहिए। ठीक है। तो मैंने तो आँख बंद करके ले लिया। लेकिन जो उसके बाद पेमेंट देने के बाद जो कंपनी बदली है, जो डीलर बदला है, वो आज तक नहीं सही हुआ। मैं उसके लिए कितनी कंप्लेंट कर ली, कितने मेल कर दिए। क्या इशू क्या आया था एग्जैक्टली आपको? सबसे पहला गाड़ी डिलीवरी के टाइम पर, जब मैं गाड़ी पेमेंट पूरा एडवांस कर चुका हूँ, गाड़ी की एसआरई फाइनल कर चुका हूँ, एसआरई लगानी है और टाइम बता चुका हूँ, मेरा मुहूर्त, जब मैंने 12 दिन 10 दिन 13 दिन पहले पेमेंट कर दिया और ये बोला कि मुझे मेरा 10 तारीख को सुबह 10:15 बजे मुहूर्त है, और डीलर को मैं 6 तारीख से फॉलोअप भी ले रहा हूँ, उसके बाद भी 10 तारीख को जब मैं जा रहा हूँ कंपनी में, 10 बजे पहुँच रहा हूँ, मेरी गाड़ी यार्ड में खड़ी है। 10:15 बजे मुझे मुहूर्त है, 9 को मुझे बोलती है कंपनी कि आपकी गाड़ी कंप्लीट हो चुकी है, शोरूम में खड़ी है, आपको कल आके केवल रिबन काटना, गाड़ी ले जानी है। ये आपको एक दिन पहले बोला? एक दिन पहले मुझे बोला, 6 से मुझे ये बोल रहे हैं गाड़ी कंप्लीट है, गाड़ी कंप्लीट है, गाड़ी कंप्लीट है। इवन गाड़ी की बैटरी चार्ज भी पूरी नहीं थी। और लिटरली मैं उस दिन गाड़ी जब लेके आया हूँ शोरूम से, आप उसकी मेरे पास फोटो भी पड़ी है, आप देखना कितनी गंदी कंडीशन में गाड़ी लेके आया हूँ मैं। लेकिन भी नहीं करी हुई थी? उसको वॉश करी, कुछ नहीं, पानी डाल दिया, छोड़ दिया बस। वो तो और गंदी लगती है। वो और गंदी लगती है, लेकिन कौन सुनने वाला। मैं मालिक को जाके बोलता हूँ, सुनने वाला कोई नहीं। ये डीलर कहाँ का था? दिल्ली का था? राजस्थान का था? ये राजस्थान का है, यश मोटर भिलवाड़ा। मैं नाम लेने को चुकूंगा नहीं, नाम क्लियर बोलूंगा, नाम लिया मैंने। नहीं दिक्कत है तो उसमें कोई दिक्कत। और उसने इतने कमिटमेंट किए, कहीं भी खरा नहीं उतरा हो। गाड़ी का रजिस्ट्रेशन उसको करना था, पेमेंट में से लिया, बाद में रजिस्ट्रेशन मैंने अपने फैंसी नंबर लिया, रजिस्ट्रेशन मैंने अपने लेवल पे कराया। उसके रिफंड के लिए मुझे टाटा में कंप्लेंट करनी पड़ रही, 2 महीने बाद मुझे पास रिफंड आया, 1.5 महीने बाद में उसका रिफंड भी। मुझे कितनी शिकायतें करनी पड़ी आ रहा है। ये गाड़ी एडेप्टिव व्हीकल है, इसका इंश्योरेंस नॉर्मल में कर दिया, मुझे बोला एक्सटर्नल वारंटी आपको देंगे हम फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 साल की एक्सटर्नल वारंटी देंगे, आज तक नहीं मिली है, अभी तक भी नहीं मिली मेरे को। फर्स्ट सर्विस मैंने गाड़ी, सब कहीं रिटर्न में नहीं था आपके पास? मतलब ये जो एक्सटेंडेड मेरे पास रिटर्न में वॉइस रिकॉर्डिंग है। अच्छा, वॉइस रिकॉर्डिंग है। मैंने इसके लिए टाटा कंपनी, इसका जेड कनेक्ट चालू नहीं हुआ गाड़ी का, अभी तक नहीं हुआ? नहीं हुआ। गाड़ी जिस दिन डिलीवरी दी है उस दिन मेरे से ब्लैंक फीडबैक पे साइन कराया गया। मैंने बोला मैं ब्लैंक पे साइन नहीं करूंगा, तो मुझे ये बोलते हैं कि सर हमारे GM आएंगे, उसके बाद गाड़ी डिलीवरी मिलेगी, अभी नहीं मिलेगी फिर आपको। चूंकि मेरा मुहूर्त था, मैं उस टाइम साइन करके आ गया। एक मिनट, आपको फीडबैक देने के लिए फोर्स किया गया? हाँ, फीडबैक भी ब्लैंक। हाँ, मतलब फीडबैक अगर आप नहीं देते हैं, हाँ, तो उस केस में आपको गाड़ी नहीं डिलीवर, अभी डिलीवर नहीं करेंगे, GM आएगा फिर देंगे। देखिए, ये मैं मानता हूँ कि ये एक बहुत ही गलत चीज़ है, क्योंकि फीडबैक देना या ना देना कस्टमर की अपनी ऑप्शन होती है। आप एक गाड़ी लेते हैं टाटा में, आप गाड़ी कोई भी गाड़ी बुक करते हैं या गाड़ी लेते हैं, टाटा आपको आपके मेल ID और मोबाइल नंबर पे एक वेलकम मैसेज भेजता है जी, मेल भी भेजता है जी। मैंने दूसरी गाड़ी टाटा की अभी रिसेंटली ली है, उसमें मुझे मेल भी आया, मैसेज भी आया। गाड़ी लेने के पहले डीलर ने इसमें मोबाइल नंबर और ईमेल ID अपने ही एम्प्लॉय का डाल दिया और ये उसका पैटर्न बना हुआ है, ये वो हर गाड़ी में करता है। एक बार वहाँ से वेलकम कॉल या वेलकम मैसेज या वेलकम फीडबैक कॉल आ जाए, जब तक वो नंबर चेंज नहीं करता है, उसके बाद वो नंबर अपडेट करेगा नया आपका। इसके लिए मैंने इसका जेड कनेक्ट चालू नहीं था, मैंने 14 अप्रैल को एक मेल करा स्क्रीनशॉट लेके कि इसका जेड कनेक्ट तो हो गया, लेकिन गाड़ी पे वर्क नहीं कर रहा है। मैंने टाटा कंपनी में मेल किया डायरेक्ट। 19 तारीख को डीलर मेरे कन्फर्मेशन के बिना, मेरी गाड़ी में जेड कनेक्ट चालू हुए बिना उनको मेल कर देते हैं उनके CCM कि साहब कस्टमर की कंप्लेंट सॉल्व हो गई है, ये सॉल्व हो गया, आप इसको क्लोज कर दो टिकट को। उसकी भी रिकॉर्डिंग पड़ी है, अभी पता पड़ा रिसेंट। फिर मैं गाड़ी की फर्स्ट सर्विस करा के आया, उसके बाद से इस गाड़ी का इमीडिएट एवरेज डाउन हो गया।
मैंने उनको कॉल किया तो मेरे को बोलते हैं सर आपकी ड्राइविंग में प्रॉब्लम है। सर्विस के पहले मैं चला रहा था, 2.5 किलोमीटर पहले चली हुई थी गाड़ी, जब प्रॉब्लम नहीं थी मेरी ड्राइविंग में, अब मेरी गाड़ी में अभी क्या रेंज आ रही है उसके बाद? सर स्लो चार्जर से दे देती है लगभग ये 250 से 280 के आसपास, स्लो चार्जर मतलब घर के चार्जर, घर वाले 3.3 से, और फास्ट चार्जर चलाओगे तो बिलो 250, लगभग 60 किलोमीटर का फर्क आएगा फास्ट चार्जर स्लो में और फास्ट चार्जर में 50-60 किलोमीटर एवरेज कम देगी। थोड़ा बहुत फर्क रहता है लेकिन इतना नहीं रहता है। सेकंड सर्विस के अंदर भी क्या करा उन लोगों ने, मुझे बोलते हैं आपकी गाड़ी बाद में देंगे, मेरा बिल पे कर दिया, 1300 का बिल दिया, मैंने पे कर दिया, मुझे बोलते गाड़ी बाद में देंगे, आप सेटिस्फेक्शन लेटर पे साइन करो। मैंने कहा सेटिस्फेक्शन लेटर पे साइन तो नहीं करो, तो बोले हम आपके यहाँ जिसमें हमने काम किया अभी हम उसको वारंटी में नहीं लेंगे, आपको पेमेंट करना पड़ेगा पूरा। तो मैंने कहा आप एक काम करो, उसका सामान खोल लो, अगर आपको नहीं देना तो सामान खोल लो। फिर वो अपने जो इनका टेक्निकल इंचार्ज है वहाँ पर, सर्विस मैनेजर है, उसके बाद मुझे ले जाते हैं, वो भी ये लाइन बोलता है सर अगर आप इसमें मुझे फीडबैक साइन, ये आपका सेटिस्फेक्शन लेटर साइन नहीं करोगे तो मैं आपको गाड़ी की वो वारंटी में नहीं लूँगा, आपको पेमेंट करना पड़ेगा पूरा। तो मैंने कहा एक काम करो, आप गाड़ी रख लो और मुझे कल इसका खोल के दे देना, आप सामान आपका वापस खोल देना, मुझे नहीं चाहिए। सामान मतलब किस तरीके का सामान? इसमें कुछ CCS केबल कुछ प्रॉब्लम थी, उन्होंने चेंज करी थी इसकी। ये चार्जिंग गन लगाने के बाद में चार्जिंग गन निकालने के लिए पहले बैटरी के वहाँ से वायर खोलो, वायर लगाओ, जब वो गन निकलती थी, बाकी गन नहीं निकलती थी, अनलॉक नहीं हो रहा था। अनलॉक नहीं होती थी वो। अनलॉक के लिए तो अंदर अलग से एक बटन आता है, वो उससे हो ही नहीं रही थी जब तक बैटरी के वायर पे, मैं इतना परेशान हुआ हूँ। तो वो तो आपने एक तरह से पूरा सिस्टम को जो है वो शट डाउन कर दिया। शट डाउन करने पे बैटरी आपकी वायर निकाल दी तो आपने सिस्टम शट डाउन कर दिया, फिर उसके बाद वो गन निकल जाएगी। नहीं, उसके बाद ही गन निकल, जुगाड़ हो गया, बाकी गन नहीं निकल रही, जुगाड़ हो गया, वो जुगाड़ करना पड़ रहा था। तो उन्होंने बोला था इसकी CCS कुछ केबल खराब है और चेंज करनी पड़ेगी, उसके लिए उन्होंने 10 दिन मुझे वेट कराया। मैं ठीक है आराम से कर लो, आराम से कर लो। उस टाइम मैंने बोला भी उनको, मैंने कहा सर गाड़ी माइलेज भी नहीं दे रही है, फिर प्रॉब्लम करी फर्स्ट सर्विस के बाद में, आप इसको देख लो, इसको अगर आपको 3 दिन रखना है 3 दिन रखो, आप कुछ भी करो, लेकिन जब माइलेज टेस्ट करो तो मुझे सामने लेना, मुझे पता होना चाहिए मेरी ड्राइविंग में प्रॉब्लम है या गाड़ी में प्रॉब्लम है या आपकी गाड़ी किस तरह चलानी है, मुझे पता चल जाए। जो पहले 2.5 किलोमीटर पर आराम से माइलेज दे रही थी, बाद में माइलेज देना बंद कर दिया गाड़ी, तो मुझे पता चल जाए कि फर्स्ट सर्विस के बाद क्या ड्राइविंग में चेंज आता है। फिर उस दिन मुझे ये बोलना पड़ा कि लिटरली कि आप गाड़ी रख लीजिए, मुझे आपकी गाड़ी नहीं चाहिए, मैं बस में चल जाता हूँ, कोई बात नहीं, आपका जब वारंटी पूरी हो जाए तो मुझे दे देना आपको वारंटी। जब उन्होंने बोला ठीक है आप सेटिस्फेक्शन लेटर आज मत साइन कीजिए, 3 दिन बाद 4 दिन बाद कर देना, जब मैं गाड़ी लेके आया हूँ सर वो डीलर इतना बदमाश है, इतना बदमाश है। और सबसे बड़ी बात, टाटा में कंप्लेंट कर करके ऊपर के ऑफिसर सब सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं, मैं इस बात को मानता हूँ कि चलिए एक डीलरशिप खराब हो सकती है, लेकिन जब आपकी कंप्लेंट टाटा तक जा रही है तो टाटा की तरफ से क्यों नहीं ऐसा कोई एक्शन लिया जा रहा डीलरशिप के अगेंस्ट? मैं ये पूछ रहा हूँ सर, टाटा क्या ऑडिट नहीं करती डीलर का? ऑडिट करनी चाहिए कंपनी को, या कंप्लेंट अगर जा रही है तो बिल्कुल तो टाटा कंपनी को एक कॉल करना चाहिए वापस, सर आपकी गाड़ी में प्रॉब्लम थी, क्या हुआ, क्या रिजॉल्व हुआ कि नहीं हुआ? कोई कॉल नहीं आ रहा? नहीं, मेरे को कोई कॉल, मैंने इतनी हायर अथॉरिटी से बात करी, कई मिलने वाले हैं, उनसे अप्रोच भी लगाई, सब कुछ कर लिया। हायर अथॉरिटी का कॉल आता है, प्रॉपर कॉल आता है, उनका प्रॉपर रेस्पॉन्स मिलता है, लेकिन डीलर उस पर कुछ भी एक्शन नहीं लेता, कुछ भी कार्रवाई नहीं करता। डीलर को बिल्कुल निश्चित है कि मुझे मेरे पे कोई कार्रवाई नहीं होगी, मैं कुछ भी कर लूँ, मेरा कुछ नहीं होगा। इस गाड़ी का आज की तारीख में इंश्योरेंस में से 48,000 लगा हुआ है, अगर कुछ भी होता है तो इसका क्लेम नहीं मिलेगा, कोई इंश्योरेंस कंपनी क्लेम नहीं देगी इसका, क्योंकि इसकी RC में एडेप्टिव व्हीकल है और इंश्योरेंस के अंदर गाड़ी नॉर्मल है, उसको सफर मुझे करना पड़ रहा है। मुझे वो इंश्योरेंस कंपनी तो ये सुनेगी नहीं कि डीलरशिप की गलती है, किसकी गलती है, वो नहीं सुनेगी, वो तो क्लेम का बात आएगा, वो मनवाना कर देंगे, नहीं देंगे, और वो सुन ही नहीं रहे, कुछ को नहीं रहे। ये तो मैं आप ये सुनिए कि मेरे पास हर चीज़ की रिकॉर्डिंग कॉल, मैं बिजनेसमैन हूँ तो मेरे कॉल रिकॉर्डिंग रहती है, तो मैंने गाड़ी की डील करी वहाँ भी, या मैंने इंश्योरेंस के लिए बोला, वो भी हर चीज़ के लिए रिकॉर्डिंग पड़ी है, तो मैं प्रूफ है। नहीं तो टाटा कंपनी कल मना भी कर सकती है, ये डीलर मना भी कर सकता है सर हमारे साथ ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, हमारे पास तो कंप्लेंट ही नहीं है, कंप्लेंट ही नहीं है हमारे पास में। मैं इस गाड़ी की हर एक दिन की फोटो और वीडियो टाटा सर्विस सेंटर में भेज रहा हूँ खींच के कि इसमें ये रेंज आ रही है, ये प्रॉब्लम आ रही है, ये रेंज आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है। अभी फिलहाल अगर हम बात करें तो 230-240 के करीब आपको रेंज मिल रही है। अगर मेरी गाड़ी माइलेज कम देगी तो प्रॉब्लम मुझे आनी है, क्योंकि चार्जिंग के लिए मुझे एक्स्ट्रा रुकना पड़ेगा, एक्स्ट्रा फेस। बात है, ड्राइविंग पैटर्न तो एक इंसान का वही रहता है ना, वो ऐसे तो है नहीं कि कुछ रातों रात कुछ चेंज हो गया कि पहले भी तो आप इस बात को क्लेम कर ही रहे हैं कि आपको 320-330 मिल रही है। EV कम्युनिटी है जहाँ पर आपको मैं ऐड करवा दूंगा, ठीक है, वो आप उनमें जो एडमिन्स हैं उनकी एक अच्छी खासी रीच भी है और थाउजेंड्स ऑफ मतलब 1000, 1500, 2000, 3000 EV यूजर्स हैं, जो मे भी हो सकता है कि कम्युनिटी में आप अपनी प्रॉब्लम डालें तो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। ठीक है, एक तो ये चीज़ हो गई। सो अभी एक काम करते हैं कि ये इस गाड़ी के लिए आपको एक गिफ्ट देते हैं ताकि थोड़ा सा आपका मूड ठीक हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर आपके लिए मैं लेके आया हूँ स्काईविक का एक मोबाइल होल्डर। ये विंडशील्ड पे मोबाइल होल्डर लगता है, ये आपके लिए सर स्काईविक की तरफ से। थैंक यू। ये स्काईविक की तरफ से सर आपके लिए मैग्नेटिक है, आप इसको विंडशील्ड पे लगाइए, अपने जो मोबाइल के पीछे इसका एक आपको मिला होगा मेटल प्लेट, वो मोबाइल पे कवर पे लगा के जब आप इसको कनेक्ट करेंगे तो ये आपको पूरी स्टेबिलिटी देगी और आपको जो है बार बार हाथ में मोबाइल नहीं पकड़ना पड़ेगा, वो आपके लिए जो है विंडशील्ड पे लग जाएगा। थैंक यू। ठीक है, और अगर हमारे व्यूअर्स के लिए भी है, अगर आप स्काईविक का कोई भी प्रोडक्ट लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, साथ में कूपन कोड भी मेंशन कर दूंगा। आप इनके कोई भी प्रोडक्ट्स सिर्फ एक
मोबाइल होल्डर नहीं, इनके और भी बहुत सारे जो है मोबाइल एक्सेसरीज या फिर फोटोग्राफी से रिलेटेड लेंसेज वगैरह आते हैं, वो आप ले सकते हैं। हमारा कूपन कोड यूज़ कीजिए और डिस्काउंट भी आपको मिलेगा, नीचे में आप लिख दूंगा सारा। तो आप इस वीडियो पे आते हैं सर। तो ऋषभ जी एक चीज़ अब ये बताइए कि अब जो मिला जुला एक्सपीरियंस है आपका सर्विस से रिलेटेड, तो ठीक है एक बैड एक्सपीरियंस हो गया, गुड एक्सपीरियंस की अगर हम बात करें तो आप रेफर करेंगे लोगों को कि यार ईवी लेना चाहिए, इररिस्पेक्टिव के? देखिए ये जो इशू आपको आया डीलरशिप का, ये हर किसी को नहीं आया, नहीं हर किसी को आता भी नहीं है, और आता है सब तो गाड़ी में इशू भी नहीं है। और ये मेरे पड़ोस में भी एक गाड़ी टाटा पंच ईवी है, जिनको देख के मैंने गाड़ी ली थी, उनको कोई इशू नहीं है, चल रही है आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको माइलेज भी आराम दे रही है आराम से। हाँ, अगर किसी को डीलरशिप से इशू भी आएगा भी तो इतना एक्सटेंसिव नहीं आएगा, थोड़ा बहुत किसी का कोई इशू रहेगा। जैसे अब मैं भी एक टाटा कार यूजर हूँ, तो मेरे को भी कभी कभार थोड़े बहुत इश्यूज आए हैं जो रिजॉल्व भी हो गए हैं। रिजॉल्व छोटे मोटी चीजें रहती हैं, कोई दिक्कत टाटा नहीं को थोड़ा सा मेरे से इतनी गाड़ियां बिक रही हैं टाटा की, तो थोड़ा सर्विस इनको बढ़ाना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस का बढ़ाना चाहिए। आपका सेल्स तो वैसे बढ़ा हुआ है, लेकिन सर्विस का बढ़ाना चाहिए। इतनी गाड़ियां हो गई है और इतनी गाड़ियां रोज बिक रही है। ऋषभ जी मैं आपको एक थोड़ा सा मैं यहाँ पे एडवाइस ये करना चाहूंगा कि आप ना इसको उस सर्विस सेंटर पे लेके जाइए जो ईवी स्पेसिफिक सर्विस सेंटर हो। ऐसा है नहीं ना, राजस्थान में नहीं है, बट आप गुड़गांव वगैरह जाएंगे या मेरे ख्याल से दिल्ली में भी इनका होगा। ईवी स्पेसिफिक सर्विस सेंटर्स अब खुल रहे हैं धीरे धीरे। कोशिश कीजिए वहाँ लेकर जाने की एक बार, अगर आपका मौका लगे आप मैं जरूर, अगर मौका पड़ेगा मुझे पता चला तो मैं जरूर लेके गुड़गांव में तो है। मैं टाटा को सजेस्ट करना चाहूंगा कि सर्विस सेंटर ईवी के लिए राजस्थान में, स्पेशली ईवी के लिए नहीं सभी गाड़ियों के लिए सर्विस सेंटर स्पेशली और बढ़ाने चाहिए, क्योंकि राजस्थान में एक सर्विस सेंटर से दूसरे सर्विस सेंटर में लगभग 100 किलोमीटर का फर्क है। यहाँ बड़ी सिटी में से क्या है कि एक सिटी के अंदर 10-15 डीलर हैं या सर्विस सेंटर है, ऑप्शन है आदमी के पास में, अब कंपटीशन है। अब दिल्ली छोटा सा है, लेकिन दिल्ली में भी इनको सर्विस सेंटर की कमी लगती है। जब आप एक बार लेके जाओ ना गाड़ियां जितनी हैं, तो राजस्थान जैसी बड़ी स्टेट में वहां पर तो सर्विस सेंटर मतलब एक सर्विस सेंटर में 100 गाड़ी आ रही है अगर, तो फिर तो मतलब वो पूरा नहीं उसको कर पा रहे जितनी गाड़ियां बेच रहे हैं। गाड़ी जितनी बिक रही है आज, पंच टॉप सेलिंग गाड़ी के अंदर आ रही है, तो लेकिन उस हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर तो आ ही नहीं रहा ना सर्विस के अंदर की। अगर हम ओवरऑल बात करें, सिर्फ ईवी की बात ना करें, तो पीछे लास्ट मंथ में पंच ने स्विफ्ट को भी पीछे छोड़ दिया 2 महीने में, अप्रैल और मई दोनों। हाँ, और उसमें मैक्सिमम जो सेलिंग गाड़ी है 15,000 प्लस में पंच बिकी है। मैं पेट्रोल की बात भी कर रहा हूँ साथ। हाँ नहीं, उसमें सीएनजी भी है। अप्रैल या मई के अंदर 19,000 बिकी है, पंच 18-19,000। हाँ 19,000 बिकी है, पिछले 3 महीने से टॉप सेलिंग में है। हाँ जी, तो इतनी गाड़ी तो बेच रहे हैं। सेलिंग हम मेरी सर हमेशा जो हमारी कोई भी ओनरशिप रिव्यू आता है तो हम अपनी वीडियो में बात जरूर करते हैं, टाटा इतनी गाड़ी तो बेच रहे हैं, पर उसकी गाड़ियों के बेचने के साथ साथ आपको अपना सर्विस सेंटर भी इंफ्रास्ट्रक्चर उतना स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, नहीं तो फिर एक पॉजिटिव चीज को नेगेटिव बदलने में सर इसमें कुछ भी नहीं है। अगर थोड़ा कंपटीशन हो जाएगा ना, अगर एक जगह अपने दो सर्विस सेंटर हो गए, 3 सर्विस सेंटर हो गए, अपने आप कंपटीशन में अपनी सर्विस इंप्रूव करेंगे। अभी उनका क्या है, एक राज है कि हम अकेले हैं, कोई हमारा सुनने वाला नहीं, कोई करने वाला नहीं है, कंपनी कहाँ जाओगे, तो आदमी को हर जगह दबना पड़ता है। चलिए आपने इतने पैसे खर्चे, मैं समझता हूँ कि ईवी की गाड़ी के लिए पे 15 लाख रुपए नहीं, मैं टाटा की गाड़ी के लिए सजेस्ट करूंगा। टाटा की गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कुछ मॉडल में कुछ गाड़ी में प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे मेरी पोलो में भी आई थी एक बार, लेकिन कंपनी ने तुरंत सुधार दी थी उस कंपनी प्रॉब्लम को। 3,500 किलोमीटर प्रॉब्लम आई थी, लेकिन कंपनी सुधार दी थी। यहाँ एक प्रॉब्लम मुझे पर्टिकुलर डीलर से आ रही है, वो कुछ नहीं कर पा रहा है, उसके पास मैकेनिक नहीं है या टेक्नीशियन नहीं है या सॉफ्टवेयर नहीं है, क्या प्रॉब्लम आ रही है। कोशिश कीजिए सर्विस सेंटर चेंज करने की। मैं उसी पे जाऊंगा, सर्विस सेंटर चेंज करूंगा, लेकिन एक्चुअली क्या है हमारे यहाँ दूर पड़ता है सर्विस सेंटर, तो वो देखता आदमी सोचता है कि यार 100 किलोमीटर जैसे इतना सफर कर रहे हैं ना, जैसे हम यहाँ तक आए हुए हैं, तो मैं कोशिश मैं ये सर एक्चुअली क्या है, टाटा गाड़ी प्रॉब्लम क्या है कि आपकी सर्विस सेंटर पर गाड़ी दो, आज गाड़ी दो 3 दिन बाद मिलती है, तो 2 दिन 3 दिन बाद मिलती है, तो आप कहीं जाएं बिजनेस ट्रिप पे जाएं तो वो गाड़ी छोड़ नहीं सकते ना, ये भी है, छोड़ नहीं सकते ना, तकलीफ वही तो है। और मेरे पास इतना रनिंग है, मैं गाड़ी ड्रॉप कर दूंगा तो फिर मतलब क्या गाड़ी लेने का, इतना गाड़ी 1 दिन 2 दिन ठीक है, आप एक बार बोल दो प्लानिंग में ले तो मैं 2 दिन के लिए छोड़ दूं, लेकिन आप और कहीं नए सर्विस सेंटर पे जाऊंगा मैं, तो वो पहले गाड़ी को लेगा, ऑब्जर्वेशन करेगा, फिर रिपेयर करेगा, टाइम लेगा, वो भी टाइम लेगा। अच्छा ऋषभ जी, अब गाड़ी मतलब आप सर्विस सेंटर की हमने रिलेटेड सारी बात कर ली, गाड़ी से स्पेसिफिकली मैं बात करना चाहूँगा कि पॉजिटिव्स भी हैं, आपको पॉजिटिव सबको पता है, कुछ ऐसा सजेशन आप देना चाहेंगे जैसे ईवी जो पंच की निकाली है उसमें कुछ ऐसी चीज़ें जो मिस हो गई हों या थोड़ी सुधार की ज़रूरत है? सर एक तो इसके अंदर पीछे वाली सीट्स है, उसके अंदर सेंसर तो टाटा को ले लेना चाहिए, 15 लाख ले रहे हैं, तो वो अगर मैं चलता हूँ मोस्टली अकेला, थोड़ी गाड़ी स्टार्ट करते पीप 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 बोलना चालू करता है। एक टाटा ने इतनी बड़ी गाड़ी दी है, एक स्टेपनी नहीं दी। हम ना बेंगलोर गए जब इसका लॉन्च हुआ था, तो वहाँ पर बैठे गाड़ी तो सबसे पहली चीज़ जो नोटिस में आई वो यही थी कि यार सेंसर्स क्यों नहीं है, मतलब सेंसर्स भी नहीं है, वेट सेंसर्स गाड़ी में पीछे नहीं दिए, आगे वाली सीट पे हटा दिए उल्टा, इनफैक्ट थे पहले नेक्सॉन में भी आते थे, हटा दिए, पीछे वाली सीट पे हटा दिए, आगे वाले में हैंडल नहीं है पकड़ने के लिए, पास में बैठता, कई लोगों को आदत होती है पकड़ के बैठने की, वो इसमें नहीं है। पैसेंजर साइड में हैंडल नहीं, पीछे है, आगे पैसेंजर साइड में नहीं है, पीछे स्टेपनी नहीं है, बाकी तो गाड़ी एक साल इसमें गाड़ी में थोड़ी
थोड़ी प्रॉब्लम मुझे देखी है कि इसकी हेडलाइट इंप्रूवमेंट बहुत रिक्वायरमेंट। अगर आप नाइट ड्राइविंग अगर 60 की प्लस स्पीड करते हैं तो हेडलाइट में इंप्रूवमेंट बहुत जरूरी है। एक बार जलाइए जरा, रात हो ही गई है, एक बार जलाइए, देख अपने यूज़र्स को भी दिखा लेते हैं। तो कुछ इस तरह का थ्रो जो है वो हेडलाइट्स के आते हैं, हालांकि प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स हैं और इसमें आपको जो लो बीम हाई बीम दोनों जला दिए हैं सर ने। लो बीम हाई बीम एक सिंगल प्रोजेक्टर में आपको मिलता है और यहाँ पर नीचे ये फॉग लैम्प्स है, बाकी DRL वगैरह है। तो कुछ इस तरह का थ्रो रहता है। अब सामने भी एक बार दिखा दो यार कैसे किस तरह का थ्रो है। हालांकि थ्रो तो ठीक है। नहीं सर, ये 60 की स्पीड के लिए ठीक है। 60 से प्लस अगर चलते हैं, 70-80 की स्पीड चलाते हैं अपन, तो दिखता नहीं, क्लियरिटी नहीं आती है। 4 लेन पे आ जाएगी, सिंगल लेन जहाँ पर आती है आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। तो कुछ इस तरह का इनपुट था ऋषभ जी का। हालांकि गाड़ी से पूरी तरह से सेटिस्फाइड है, गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं, छोटी मोटी दिक्कत जो आती है वो रिजॉल्व हो भी जाती है। बट पॉइंट इज़ कि अगर सर्विस सेंटर्स आपको सपोर्ट करें, डीलरशिप आपको सपोर्ट करे, तो फिर छोटी मोटी दिक्कत भी नहीं चुपती। नहीं आदमी तो सबको नहीं आती है। नहीं तो कोई खास दिक्कत नहीं है, मेरे को जहाँ तक समझ में आई कोई गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सपोर्ट ही नहीं मिला है डीलरशिप की तरफ से। पेमेंट लेने के बाद उनका कोई सपोर्ट नहीं है, ना वो चाहते। तो वही चीज़ है कि वो एक मोनोपोली वाली बात है कि इतने डिस्टेंस पे एक ही डीलरशिप है जहाँ पर लोगों को उनको लगता है कि यार अब हमारे पास नहीं आओगे तो कहाँ जाओगे, कहाँ जाओगे? साहब है। अगर वही कंपटीशन रहेगा तो उनको भी थोड़ा बहुत रहेगा कि यार सर्विस को सुधारना है, नहीं तो लोग जो है दूसरे डीलरशिप के पास चले जाएंगे। तो ये कुछ कहानी जो है ये कॉमन है अक्रॉस पैन इंडिया। जो छोटे शहर हैं, दिल्ली जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, वहाँ पे थोड़ी कम है, बिकॉज उनको पता है कि सर्विस सेंटर्स बहुत सारे हैं और लोग जल्दी कंप्लेंट भी करते हैं। छोटी सिटीज़ में अब ऋषभ जी को तो पता है सारा कुछ, उन्होंने कर दिया, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको यही नहीं पता होता कि कंप्लेंट करें कहाँ या किससे जाके बात करें। लोगों को जेट कनेक्ट यूज करना भी नहीं आता, पता भी नहीं है, कुछ पता मेल आईडी पता नहीं, कंप्लेंट नंबर पता नहीं कहाँ करना है, वो तो जाते वहाँ डीलर के पास ही कंप्लेंट करने के लिए। तो वहाँ उनकी अगर सुनवाई नहीं है तो फिर जितना तो ऋषभ जी की सुनाई हो गई वो भी इसलिए क्योंकि उन्होंने इतने लेवल पे एस्केलेट किया। अदरवाइज जो जिनको नहीं पता है उनके लिए तो फिर वो बैठे ही रह जाएंगे, उनका तो कोई दिक्कत फिर जो है वो अल्टीमेटली ये कहेंगे यार अगली बार हम टाटा की गाड़ी नहीं लेंगे। तो भैया टाटा के अगर ओनर्स में भी अगर कोई भी जो स्टेक होल्डर हैं वो अगर वीडियो देख रहे हैं तो भाई एक ही फिर आंसर किसी की ज़बान से निकलेगा कि भाई अगली बार यार टाटा की गाड़ी नहीं लेनी। तो प्रॉब्लम डीलरशिप की नहीं है, डीलरशिप तो साइड हो जाएगा, आपकी सेल पे फ़र्क पड़ेगा। तो ऋषभ जी और कुछ इसमें ऐड करेंगे या इसको एंड करते हैं वीडियो को? ठीक है, थैंक यू सो मच इतनी दूर से आने के लिए। आपने ऑलमोस्ट जो है सुबह 8 बजे 9 बजे के निकले हुए हैं और पूरा ड्राइव करके जो है यहाँ तक पहुँचे हैं। तो हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। और उम्मीद आपको भी एक थोड़ा डिफरेंट वीडियो कि हर चीज़ हम हमेशा बात ये ना करें कि ये अच्छा है, अच्छा हर कोई जानता है, बहुत सारी वीडियोज़ हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो नेगेटिव पॉइंट्स भी रहते हैं, चाहे वो डीलरशिप से रिलेटेड हो, चाहे वो आपकी गाड़ी से रिलेटेड हो, वो भी हम सारे कवर करते हैं। ऑनेस्ट ऑनरशिप रिव्यू हम लेने की कोशिश करते हैं ताकि जो ओनर है वो अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर सकें। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।